नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं। आप मनोवैज्ञानिक हैं, साथ में आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं और आज हम दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। कोविड के बाद कैसे लोगों के मनोविज्ञान में फ़र्क पड़ा है और कैसे दोबारा लोगों में आत्मविश्वास आएगा। वहीं आप जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनके ज़रिए किस तरह से लोगों को आप मदद पहुंचा रहे हैं, उन पर भी चर्चा होगी। आपका स्वागत है सर। सर, कोविड में पहली लहर के बाद लोगों में कॉन्फिडेंस आया था, लोग बाज़ार में निकलने लगे थे, बाज़ारों में भीड़ भी दिखी। फिर अचानक दूसरी लहर आई। उस दौरान हमने देखा कि काफ़ी डेथ केसेस भी सामने आए, हॉस्पिटलों में भी मारामारी हुई। उसके बाद लोगों में अभी भी लोग निकल रहे हैं, लेकिन उनका मनोविज्ञान उस तरह का नहीं है जैसा सामान्य दिनों में हुआ करता था। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। लोगों की एक तो शॉर्ट मेमोरी होती है जी। मैं अभी भी आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर अभी लास्ट वीक ही या इसी वीक ही मंगलवार या बुधवार को एमसीडी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि लाजपत नगर हो गया या कुछ करोल बाग साइड में हो गया, वो दुकानों को बंद कर दिया जाए। वो इसलिए उन्होंने किया क्योंकि लास्ट सैटरडे संडे बहुत रश हो गया था जी। तो लोगों की जो मेमोरी है ना, लोगों के अंदर साइकोलॉजिकली ये होता है कि किसी को भी हो सकता है पर हमें नहीं हो सकता जी। तो वो जो एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को मार देता है और वो उनके अंदर इनडिसिप्लिन इनकलकेट करता है जी। तो अगर आदमी, जो हम हिंदुस्तानियों में क्या, बहुत इम्पल्सिव है, बहुत इमोशनल लोग हैं जी। तो हम लोग में, चाहे हम रेड लाइट पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, हम ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं। तो आदमी को लगता है कि ग्रेटिफिकेशन था, 1.5 साल हो गया, मैंने शॉपिंग नहीं करी, मैं बाहर नहीं निकला, मैंने गोलगप्पे नहीं खाए। तो इसलिए आप देखेंगे किस तरह लोग बाहर की तरफ टूट पड़े हैं जी। और इसी वजह से, पर ये कदम जो गवर्नमेंट ने उठाया वो बहुत अच्छा है कि जहाँ पे इन्होंने रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक चीज़ हमने इस दौरान देखी है, जिन परिवारों में ये कैजुअलिटीज़ हुई हैं, डेथ केसेज हुए हैं या किसी टाइप से वो लोग परेशान हुए हैं, उनमें काफ़ी भय है। लेकिन जो इससे अफेक्टेड नहीं हुए या जो रह गए, किसी तरह से बच गए, वो लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो लोग कैजुअलिटी में, जिनकी फैमिलीज में नुकसान हुआ, वो अभी भी भय में है। देखिए, हमारी तो जनसंख्या इतनी है कि आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, पर लोग बाहर कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे, भीड़ तो हो ही जाएगी। 133 करोड़ की जनसंख्या, तो भीड़ तो होगी। जो आपने फियर साइकोसिस की बात करी, उसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि जो सेकेंड जनरेशन है, मान लीजिए कोई बुजुर्ग घर में 65-70 साल के चले गए, उनके जो बच्चे हैं उनमें फियर साइकोसिस है, पर उनकी जो थर्ड जनरेशन में है उनमें नहीं है जी। तो जो एंजाइटी लेवल उन लोगों को ज़्यादा है जिनको कोई हेल्थ इशू है या हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, पर वो वहीं तक ही है। पर अगर आप उनकी थर्ड जनरेशन पे जाएंगे, वो लोग आज भी आप देखेंगे बहुत लोग आगे बाहर निकल के घूम रहे हैं जी जी। उन लोगों के अंदर ये डर नहीं है क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंस है, हम तो यंग हैं, हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़िया है, या हमें कुछ नहीं होगा। तो उस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं। बट हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन लोगों में एंग्जाइटी भी ज़्यादा है। बट हमने तो ये भी देखा, जिन लोगों को जब कोविड था और 14 दिन जब उनको अपने एक तरह से क्वारंटीन कर दिया गया था, उस टाइम उन लोगों का एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई था क्योंकि एक आदमी आसपास सुन रहा है कितनी डेथ्स हो रही हैं। दूसरा, हर एक 1-1.5 घंटे बाद आदमी अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा है क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल तो नहीं गिर रहा। तीसरा, वो कोई घर वालों से बात नहीं कर सकता, घर वाले उसके कमरे के बाहर प्लेट रख के खाने की जाते हैं। तो वो वाला जो एक स्ट्रेस और एंजाइटी कोपिंग मैकेनिज्म था, वो उस टाइम लोगों को बहुत भारी पड़ा है जी जी जी। अच्छा सर, जो बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं या एक सर्टेन एज यानी कि 60 साल से ऊपर के लोग हैं, वो ट्रैवलिंग करने से अभी भी मना कर रहे हैं। मतलब उनके बच्चे अगर कहते हैं कि कहीं दूसरी जगह चलना है या कहीं जाना है, तो वो अभी भी बचने की कोशिश करते हैं। तो उनमें ये कॉन्फिडेंस कब आएगा कि भाई अब थोड़ा हालात ठीक हो रहे हैं, मैं अपने गाँव जा सकता हूँ या फिर दूसरे बेटे के पास जा सकता हूँ? हमारी सलाह तो यही है कि जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं वो घर से बाहर ना निकलें। वो जितना अपने आप को कन्फाइन करते हैं एक एनवायरनमेंट में, आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्शन कम रहती है, उनकी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज होने की कम है। जहाँ तक आपने पूछा ये भय कब तक रहेगा, ये भय तब तक रहेगा
जब तक आपके पास कोरोना की दवाई नहीं आ जाती। अभी तो वैक्सीन आई है, जब तक ये कोरोना एक नॉर्मल वायरस की तरफ नहीं हो जाता, क्योंकि जितने 60 साल के लोग होते हैं उनको कोमॉर्बिडिटीज भी होती हैं, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम होगी, शुगर इश्यूज होंगे और भी बहुत इश्यूज होते हैं, तो उस वजह से उन लोगों को वैसे भी सावधान रहना चाहिए, पर उतना ही सावधान उनकी नेक्स्ट जनरेशन, उनको बच्चों को रहना चाहिए। जैसे जो बच्चे हैं वो तो अपने माँ बाप को कह रहे हैं आप बाहर ना निकलो, पर मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पे वो बूढ़े माँ बाप को बच्चों की वजह से ही कोविड हुआ है और वो नतीजा उस फैमिली के ऊपर बहुत भयंकर रहा है। जी अच्छा सर, जो लोग अभी भी जैसे बाज़ारों में जो भीड़ उमड़ रही है, इसमें एक बड़े लेवल पर अनुशासन की कमी है, तो ये कौन सा ऐसा मनोविज्ञान है या किस दृष्टि से लोग देखते हैं कि भाई हमें भी अनुशासित होना चाहिए, जहाँ ज़्यादा भीड़ है उधर जाने से बचना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि भाई दूसरे भी सुरक्षित रहें और खुद भी सुरक्षित रहें। अब आप यही चीज़ देखिए जो आपने सवाल पूछा, हम भी इंसान हैं जी, अमेरिका वगैरह में देशों में लोग रहते हैं वो भी इंसान है, उनमें डिसिप्लिन क्यों है और हम में क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग की शुरुआत से ये मानसिकता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने लोगों को पैसे देते हुए अपने आप को बचाया हुआ है, हमने हर तरह से अपने आप को करा हुआ है। तो एक जो सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीज़ है वो इसलिए हमारे यहाँ पे कंट्री में नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। तो वो वाली चीज़ आज की डेट में चाहे आदमी की अपनी हेल्थ के ऊपर भी है, पर जो हैबिट कौन सी है कि मैं किसी भी चीज़ में जुगाड़ कर सकता हूँ, जो वर्ड है, तो वही जुगाड़ वाला जो फंडा है वो आदमी आज भी लोग नहीं समझ रहे। बट यहाँ पे बात जान की है, यहाँ पे बात आपको कुछ टैक्स या कुछ पुलिस वाले को पैसे चलान बचाने की नहीं है, यहाँ पे बात दूसरी है। बट क्योंकि वो मानसिकता एक होता है ऑटो मोड, तो वो एक ऑटो मोड में चले हुए हैं उन, तो इसलिए आप देखेंगे वो इनडिसिप्लिन लेवल हाई है। अब आप बाहर की कंट्रीज में इसलिए देखते हैं क्योंकि देखिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज। देखिए क्या होता है साइकोलॉजिकली, जो आपकी पहली लेयर जनरेशन होती है वो हमेशा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को अपोज करेगी। वो कहेगी भी जैसा चल रहा था ये चल रहा था, ये बीच में क्या चलान के तुमने पैसे क्यों बढ़ा दिए, ये जबरदस्ती क्यों रोक रहे हो, वो भी तो जा रहा है। जब आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जब उनको टेम करती है, जब उनको समझ आता है फाइन पे नहीं कर, तो वो सेकेंड जनरेशन जो उनसे दिखती है वो अपने आप समझना शुरू हो जाते हैं। और कल्चरली जो थर्ड जनरेशन है उनको स्कूलों में भी हर तरह से पढ़ाया जाता है और वो देखते भी हैं कि हाँ हमें गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, इस वजह से वहाँ पे लोग आज की डेट में भी डिसिप्लिन और गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करते हैं। प्लस पॉपुलेशन भी थोड़ी कम है। हमारे यहाँ पे इट इज़ वाइस वर्सा कि आपने पैसे भी दे दिए, गवर्नमेंट एजेंसीज आपको पता नहीं है, वो पुलिस ऑफिसर भी है वो भी अपना रोल कई बार ठीक से अदा नहीं करते। सर आप एक वेलफेयर सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं, तो आप अपनी सोसाइटी के जरिए या सोसाइटी के भीतर भी इस तरह की अवेयरनेस के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए हमने तो क्या किया था, ये जो सेकेंड वेव आई तो हम लोग इस सोसाइटी में लोगों ने अप्रिशिएट किया। हमने कम से कम नाना करते हुए भी कोई 100-150 लोगों को उस टाइम पे जब गवर्नमेंट के पास ऑक्सीजन नहीं था हमने सप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेंट्रेटर्स और सिलेंडर्स थे। सिलेंडर्स में ऑक्सीजन खत्म हो गया था वो बात ज़रूर, बट कॉन्सेंट्रेटर्स ने फिर भी हेल्प करा और इनडायरेक्टली 1000, 1200, 1500 लोगों को हमने आराम से हेल्प करी। ये अब हम क्यों कर पाए एज अ सोसाइटी, क्योंकि हमने चीज़ों का एंटिसिपेट किया। फर्स्ट जो वेव आई थी उस टाइम भी हमने 3 कॉन्सेंट्रेटर्स किराए पे लिए हुए थे और 4 सिलेंडर्स लिए हुए थे। उस टाइम यूज़ नहीं आए तो लोगों को वो दिखा नहीं कि जी कोई आरडब्ल्यू या कोई सोसाइटी ने कुछ काम किया, क्योंकि उनके यूज़ में नहीं आए। सेकंड के अंदर जब आप देख रहे हो गवर्नमेंट के पास नहीं है, कहीं पे नहीं है, तो हमारे पास तो मेरठ से तक फ़ोन आए कि जी हमने सुना आपके पास कॉन्सेंट्रेटर है, हमें चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा वो मारी का टाइम था, महामारी का टाइम था। तो सवाल ये है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने काम किया वो इसलिए हम काम कर पाए और लोगों ने इसलिए अप्रिशिएट किया, और लोगों में क्योंकि इतना डर था तो अवेयरनेस तो अपने आप थी। और व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। हमारा इस सोसाइटी में क्या, मेरा नंबर कम से कम 10 किलोमीटर की रेंज में, और हमने ऐसा नहीं है सिर्फ जंगपुर एक्सटेंशन जहाँ की हम सोसाइटी है RWA वहाँ हमने हेल्प किया, हमने डिफेंस कॉलोनी, ईस्ट ऑफ कैलाश, गुड़गांव तक हमने मदद पहुँचाई है। हम सिर्फ एक चीज़ चेक करते थे, आदमी की एज क्या है, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, और डिस्टेंस क्या है।
क्योंकि हमने ऐसा भी किया है, क्योंकि हमने एक कॉन्सेंट्रेटर को एक दिन में 4-4 पेशेंट्स के पास पहुंचाया है कि किसी ने 2 घंटा यूज़ किया, उसके बाद वहाँ से उठा के दूसरी जगह दिया, फिर 2 घंटा, फिर तीसरी जगह दिया। ऐसे करके भी हमने बहुत काम किया है, क्योंकि आपको पता है कि सप्लाई में कुछ था नहीं। जी, आपकी जो वेलफेयर सोसाइटी के इसके नज़दीक निजामुद्दीन बस्ती है या साउथ इंडियन वालों की जो जोगी झोपड़ी का इलाका है या भोगल में है, उसमें भी उस दौरान काफ़ी कोविड का मामला आया, तो आप लोग की सोसाइटी ने उस दौरान इन जगहों में भी काम किया है? बिल्कुल। देखिए, नहीं, मैं निज़ामुद्दीन तो नहीं कहूँगा। मैंने जो एक प्राइमरीली देखा, फर्स्ट कोविड वेव में भोगल में ज़्यादा इम्पैक्ट था, यहाँ पे कम था। इस बार यहाँ पे ज़्यादा था, भोगल में थोड़ा कम था, बट हमने भोगल तक सप्लाई करा है। बट हमने ये देखा है कि आसपास इस बार सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे एम ब्लॉक हो गए, एन ब्लॉक हो गया। स्पेशली एन ब्लॉक में हर घर के अंदर एक कोविड पेशेंट नहीं, एक कोविड फैमिली थी जी। और उन 15 दिनों में हमारे छोटे से एरिया में कम से कम 50 डेथ्स हुई हैं जी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की महामारी थी। जिस कॉलोनी में शायद 6 महीने में एक डेथ होती है, वहाँ 15 दिन के अंदर 50 डेथ्स होना, रोज़ की 3-4 डेथ्स होना, इस तरह का वो था। सर, एक संभावित लहर के बारे में चर्चा है कि वो अगस्त में आएगी, सितंबर में आएगी। ये आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बताइए कि ये आखिर ये क्या है। दूसरा, जो आपकी संस्था है, क्या वो ऐसी संभावित किसी लहर के लिए अपनी वेलफेयर के भीतर, वेलफेयर सोसाइटी के भीतर कोई कार्य कर रही है या कोई योजना बना रही है या कोई तैयारी की गई है ताकि लोगों को उस टाइम पर मदद पहुंचा सके? तो मैं अपनी संस्था के थ्रू आपको बताता हूँ, RW के थ्रू। आज की डेट में हमारे पास 8 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं जी। और हमारे पास 3 सिलेंडर्स हैं, एक 40 लीटर का, 25 लीटर का। इस तरह के हमारी तैयारी पूरी है जी। और तो हम लोगों ने थर्ड वेव को भी एंटीसिपेट करते हुए, और इसमें से काफ़ी चीज़ें हमें लोगों ने डोनेट करी जी। जिन लोगों ने देखा हमने किस तरह का काम किया, तो इस बार लोग खुद ही आगे आके खुद ही डोनेट कर रहे हैं जी। एक। दूसरा के क्या एंटीसिपेट हम करते हैं, हमें वर्स कम वर्स सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए जी। हमें कंप्लेसेंसी नहीं दिखानी है, जो अनफॉर्चुनेटली इस बार जैसे हमने इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, उस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और वो वाली चीज़, तो उसके लिए हर आदमी को खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे साथ कल को मैं जाता हूँ तो मेरे बच्चों पे भी इम्पैक्ट उस कोविड का हो सकता है। जी जी। तो वो दोनों चीज़ें आदमी को सोच के एक चलना चाहिए। तो एज अ सोसाइटी हम लोग वो वाली चीज़ कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक के तौर पे मैं ये कहूँगा कि येस, एवरी सिटीज़न हैज़ टू सेल्फ रेगुलेट, अपने ऊपर कंट्रोल करें। ये नहीं है कि भाई चलो ख़त्म हो गया, 4 रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, 6 महीने से मिले, 1 साल से नहीं मिले, 2 साल से नहीं मिले। आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास वीडियो कॉल्स हैं, आप उन चीज़ों को यूज़ करें, बट अपने आप को कन्फाइन करें अपने एरियाज में, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ही है जो लोगों को इस कोविड की तरफ लेके जाता है। जी जी। तो लोगों को अपना बचाव का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब हाँ, अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, तभी जो संस्थाएं भी और सरकार भी। देखिए, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट तो ट्रीट कर सकती है आपको। ये बात अलग है कि सेकेंड वेव में गवर्नमेंट के पास ट्रीटमेंट का कोई कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, एक्सपोज हो गया। चलिए, ट्रीटमेंट तो छोड़िए, मैं तो ये मानता हूँ कि सेकेंड वेव के अंदर आदमी को कोविड ने नहीं मारा है, आदमी को ऑक्सीजन की कमी ने मारा है। और ऑक्सीजन की कमी मैन कंस्ट्रक्टेड थी जी। इट वॉज बिकॉज ऑफ पीपल मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज, उनकी वजह से ये चीज़ हुई है। देखो, उम्मीद करते हैं कि अब लोग थोड़ा से सीखेंगे, अपना भी बचाव करेंगे, दूसरों का भी करेंगे। लोग तो खैर नहीं सीखेंगे, क्योंकि लोगों को सिखाती है टीचर होती है गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट ही रिलैक्स हो जाए तो लोग सुपर रिलैक्स होंगे। अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर है, वही बच्चों को ना पढ़ाए, तो बच्चे तो पढ़ाई आप छोड़ो, आप समझ सकते हो बच्चे क्या हरकतें करेंगे। तो क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, साइकोलॉजिकली जो बिहेवियर आता है वो इन्वायरमेंट से आता है ना। इन्वायरमेंट को क्रिएट करने का काम गवर्नमेंट का होता है। तो जब गवर्नमेंट जैसा इन्वायरमेंट, अगर आप केयरलेस इन्वायरमेंट होगा, केयरलेस होगा, तो लोग सुपर केयरलेस होंगे। अगर आप सुपर रिस्पॉन्सिबल होंगे,
तो आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबल हों। जी जी। तो वो साइकोलॉजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट्स, और इसने हमारी एक और चीज़ को बहुत एक्सपोज करा है, हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, कैसे एंटिसिपेट करती है। हम मैं तारीफ नहीं अपनी कर रहा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम जैसी एक RWA ने एंटिसिपेट करके अपने यहाँ के लोगों के लिए पहले से चीज़ें का इंतज़ाम करके रखा हुआ था, तो गवर्नमेंट के पास तो 1-1.25 साल का टाइम था जी। जो पहले लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन आपने खोला, तो 1-1.25 साल के अंदर भी हम ऑक्सीजन जैसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं कर पाए। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। तो वो दोनों तरह से कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का भी और लोगों का केयरलेसनेस का भी है। थैंक यू सर, आपसे बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। लोगों का मनोविज्ञान भी बदलेगा, उम्मीद की जाती है, और सरकार भी इस तरफ ध्यान देगी। थैंक यू।